बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टैग्स के साथ हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने HTML के एक दो टैग पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर। हेडिंग टैग पढ़ा था, पैराग्राफ टैग पढ़ा था, और ये भी देखा था कि हम इन टैग्स को यूज़ क्यों करते हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है। आज भी हम एक दो टैग्स को पढ़ेंगे जिससे हम देखेंगे कि हम एक अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज को किस तरह ऐड कर सकते हैं, और दूसरा एक होता है लिंक को किस तरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपने वेबसाइट के अंदर देखा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक अलग वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। चलें तो हम उसको अब शुरू करते हैं। हमने अपना जो फोल्डर बनाया था हम उसी को दोबारा से ओपन कर लेते हैं और उसी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आप इस प्रोजेक्ट को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑप्शन नहीं आ रही तो आप किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना अगर आपका ये इनेबल नहीं है तो। खैर, इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड करके। हमारा प्रोजेक्ट वहीं से शुरू हो गया। हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, लाइव सर्वर के थ्रू। अच्छा, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। इसको मैं साइड बाय साइड ओपन करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको साइड पे आपसे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन हो रहा था कि आप इधर जो भी एडिट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ हेडर, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसको, तो अगर मैं इधर से स्विच कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरी फाइल नजर आ गई है कि मुझे कि ये एक अनसेव फाइल है, ठीक है, इसके अंदर, और मैंने स्विच भी किया और हल्का सा सिर्फ चेंज किया, कहीं और क्लिक कर दिया इस फाइल के अलावा, तो मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो गई है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके मेरी वेबसाइट के ऊपर आ गई है। तो मुझसे ये पूछा जा रहा था कि ये किस तरह होता है। तो मैंने आपको ये अपनी फर्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर ये बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर, कि ये आप ऑटो सेव को ऑन कर सकते हैं, या आपका बाय डिफॉल्ट सेव नहीं होता। अगर आपके यहाँ पे कोई इस तरह का वन लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई फाइल अनसेव है, तो आपको उसको मैन्युअली सेव करना पड़ेगा। वो आप किस तरह करते हैं, कंट्रोल S दबाकर। अगर आप कंट्रोल S दबाते हैं और यहाँ से वन आपका या फिर कोई भी नंबर काउंट लिखा होता है वो चले जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है अब आपने चेंज किया है, वो रिफ्लेक्ट हो गया है। अगर आपने ऑटोमेटिक इसको करना है तो आप सिंपली सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएं, सेटिंग्स के अंदर जाके आप लिखें ऑटो सेव। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वैसे है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ ऑटो सेव। अगर मैं ऑटो सेव सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है ऑन फोकस चेंज। ऑन फोकस चेंज का मतलब ये है कि अगर मैं अपने इस पेज से जहाँ पे भी हटूंगा ना, अगर मैं इस पेज को चेंज करके मैं दूसरे पेज पे भी चले जाऊँगा तो वो पिछला वाला पेज खुद ही सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने फोकस किसी और पेज पे कर लिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो फोकस कहीं और चला गया और उसने खुद ही जो है मेरा ऑटो सेव कर देना है। इसी तरह ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ऑफ आता है, आपको मैनुअली कंट्रोल S दबा के बार बार आपको सेव करना पड़ता है। अगर तो आपने इसको इस तरह मेरी तरह ही करना है तो आप इसको ऑन फोकस चेंज कर सकते हैं। खैर, लेक्चर को शुरू करते हैं अब। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था H1 टैग, H टैग सारे पढ़े थे H1 से 6 तक, और हमने डिफरेंस देखा था इसके अंदर के डिफरेंस क्या होता है और इनको कब यूज़ करते हैं। सिर्फ बोल्ड करने के लिए यूज़ नहीं करते। हमने बोल्ड करने के लिए एक अलग से टैग भी देखा था, वो स्ट्रॉन्ग का, तो उसको हम बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो हेडिंग टैग्स होते हैं इनका पर्पज़ अलग होता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अलग से बता दिया हुआ है। खैर, आज की वीडियो के अंदर हमने क्या देखना था, एक टैग हम देखेंगे BR टैग, इसके बाद इमेज टैग और एंकर टैग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हेडर लिख लेता हूँ अपना, दोबारा से हेडर है ये मेरा, ठीक है। इसके अंदर मैंने H1 टैग लगा दिया। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर मैं अपना रैंडम टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। वो भी मैंने आपको बताया था हम किस तरह करते हैं VS कोड के अंदर। अगर आप लोरम लिख के उसके आगे कोई भी वर्डिंग डाल देते हैं तो आपको रैंडम वर्ड्स का रैंडम पैराग्राफ जनरेट करके दे देता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ तो 20 वर्ड्स का उसने मुझे पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। और इसी तरह अगर ये मेरा स्क्रीन से क्रॉस कर रहा है तो मैंने आपको उसको भी ठीक करने का तरीका बताया था, किस तरह कि आप Alt Z भी दबा सकते हैं, Alt Z दबा सकते हैं। उसके अलावा आप एक और तरीका कि आप इधर जाएं, अपने कमांड पैलेट में जाएं, कमांड पैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप दिख जाएगा। अगर तो टॉगल वर्ड रैप नहीं है यहाँ पे तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। खैर, मैंने इसको अब किया Alt Z या फिर टॉगल वर्ड रैप, तो इसने मुझे एक ही स्क्रीन के अंदर टोटली इसको पूरा करके दे दिया। अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा है, अगर ये टेक्स्ट छोटा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह अब मैंने इसको कर लिया अपना पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। मैं इसको अपना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारा हेडर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये हमारा रैंडम पैराग्राफ आ गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ लोरम 100 लिख लूँ, या लोरम 30 दोबारा से लिखता हूँ तो 30 वर्ड्स का और आ जाएगा मेरे पास। स्पेस नहीं दी मैंने, पीछे डॉट लगा दिया। इसको मैं ख़त्म करता हूँ और अब मैं करूँगा लोरम 30, तो मेरे पास 30 वर्ड्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मेरा पैराग्राफ भी अब ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैंने यहाँ पे अपनी लाइन को ब्रेक करना है। देखो, अभी इस वक्त वो ऑटोमेटिक अपनी जो है लाइंस को एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक लाइन को एडजस्ट करेगा और जितनी लाइंस में उसको कंप्लीट कर सकता है वो उस तरह करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसके बाद जो है ओमनी के बाद, वर्ड के बाद मुझे एक लाइन को अगली शिफ्ट करना है और मुझे उसको अगली लाइन में ही दिखाना है, तो उसके लिए मैं टैग को यूज़ करूँगा। उस टैग को हम नाम देते हैं BR का।
हम नहीं नाम देते, सॉरी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML उसको नाम देती है, ठीक है। हम BR लिखेंगे और BR को क्लोज कर देंगे। इसी तरह जब हमने BR लिख दिया ओमनी के बाद, अब आप देखना यहाँ पे रिफ्लेक्ट जब होगा तो ओमनी के बाद एक न्यू लाइन में अपना सारा पैराग्राफ ये चले जाएगा। अच्छा, BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, BR सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है। ये एक वाहिद टैग है और इसके अंदर इसका मतलब होता है कि आप लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी न्यू लाइन शुरू हो जाएगी और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब मैं यहाँ पे गया, अब अगर आप चले जाए इधर देखें तो ओमनी के बाद बिल्कुल स्पेस है, लेकिन फिर भी उसने अपनी लाइन को ब्रेक कर दिया और वो अगली लाइन में चला गया। इसी तरह अगर मैं ओमनी के बाद मैं यहाँ पे भी लगा दूँ, इसके बाद भी मैं BR टैग लगा देता हूँ, BR टैग लगाया मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो वो उसके बाद भी लाइन को ब्रेक कर देगा। ये देखें, एक ओमनी पे ब्रेक हो रही है, एक इस पे ब्रेक हो रही है। इसने खैर इसकी वर्डिंग अजीब ही होती है, इप्सा पे ब्रेक हो रही है, ओमनी पे ब्रेक हो रही है। अब ये आप BR टैग जहाँ जहाँ पे लगाएंगे आपकी वहाँ पे लाइन ब्रेक करती जाएगी, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि हम ये सारा कुछ CSS की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। आपको लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर ये तो फिर भी आपको पता होना चाहिए और इसका यूज़ कहीं पे आ भी जाता है। और अब हम दूसरा टैग देखते हैं कि अपना इमेज टैग को कैसे हम कोई भी इमेज अपनी फाइल के अंदर से, फाइल मतलब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इधर अगर मैंने कोई अपनी इमेज ऐड की होगी तो मैं वो इमेज किस तरह अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि अगर मुझे ऑनलाइन इमेज लानी पड़ती है अपनी गूगल के ऊपर से तो वो मैं किस तरह ला सकता हूँ। तो हम उस टैग को देखते हैं। अब मैं इसको सारा क्लियर कर देता हूँ, बॉडी को मैंने सारा क्लियर कर दिया। अभी मैं स्ट्रक्चर का इतना यूज़ नहीं करूँगा, मतलब मैंने जो आपको बताए थे मेन टैग, फूटर टैग, हेडर टैग, मैं उसको अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप उसको यूज़ करें। अभी मैं सिर्फ आपको इमेज टैग के बारे में समझाऊँगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ फेसबुक। अब क्या होना चाहिए कि मैंने H1 के अंदर लिखा है तो वो बोल्ड करके फेसबुक यहाँ पे आना चाहिए और बाकी सारा मैंने रिमूव कर दिया है। तो अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो वो फोकस चेंज की वजह से यहाँ पे आएगा और वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्लिक किया, वो फेसबुक आ गया, ठीक है। इसके नीचे अब हम अपना लोरम ऐड कर लेते हैं, या बल्कि छोड़ें, इसके नीचे हम डायरेक्ट ही अपना इमेज को ऐड करते हैं। अच्छा, इमेज टैग को लिखने का तरीका क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि BR टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता, तो इसी तरह इमेज टैग का भी कोई एंडिंग टैग नहीं होता। अगर मैंने उसके अंदर बोल दिया था कि कोई और टैग इस तरह का नहीं होता, लेकिन फिर भी इमेज टैग का कोई भी एंडिंग पॉइंट इमेज टैग का भी नहीं होता। इसी तरह हम उसको लिखते हैं कि IMG इमेज लिखेंगे और अगर मैं इसके ऊपर टैब प्रेस कर दूंगा तो मुझे बाई डिफ़ॉल्ट अपना इमेज टैग दे देगा। अगर मैंने टैब प्रेस कर दिया, इमेज लिखा और मैंने एंटर कर दिया, वो देखें इमेज एब्रिविएशन खुद ही आ गई है। मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसने मुझे दो चीज़ें दे दी। इमेज टैग शुरू किया, जैसे देखें H1 टैग शुरू किया फॉर एग्जांपल यहाँ से, और इसके अंदर उसने मुझे दो ऑप्शंस दे दिए हैं। ये SRC और ALT क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शंस आप जब भी अपना इमेज टैग आप ऐड करेंगे तो आपको इसको देना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, अब इमेज आपने कोई ना कोई तो शो करवानी है, तो आप वो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके किसी भी फोल्डर से कॉपी करके आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई पाथ उसको देना पड़ेगा कि ये यहाँ पे मेरी इमेज पड़ी है, आप उसको उठाकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दें। तो आप किस में देंगे? SRC का मतलब है कि आप इसके अंदर अपनी इमेज का पाथ देंगे। और अल्टरनेटिव वर्ड से ही आपको पता लग जाता है ऑल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इमेज शो नहीं हुई तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे। अभी मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ इमेज, या लिख देता हूँ नो इमेज, ठीक है। अब मैं अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक इमेज बनी आ गई है और नो इमेज लिखा आ गया। ये क्यों? क्योंकि मैंने SRC के अंदर अपना कोई पाथ ही नहीं डाला। अब मेरी इमेज लोड नहीं हो सकी तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे HTML की तरफ से इमेज के आगे लिखा आ गया नो इमेज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ऑल्टरनेटिव टैग तब यूज़ होता है जब हमारी इमेज वहाँ से उसको सही पाथ ना मिला हो या वो रिफ्लेक्ट ना कर पाई हो सही से, फिर ऑल्टरनेटिव के अंदर जो लिखा होता है हम उसको रिफ्लेक्ट करवा देती है, ठीक है। इसी तरह आप अगर मैं इसके अंदर अपना इमेज का पाथ डाल देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको URL के थ्रू करके दिखाता हूँ कि अगर आप गूगल से कोई इमेज लाना चाहते हैं तो वो किस तरह ला सकते हैं। मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक इमेज, और मैं यहाँ से कोई भी इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर ही एंटर करता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर हमने बनाया था वेब डेवलपमेंट के नाम से
प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंदर जाऊंगा और प्रोजेक्ट नंबर 1 के अंदर यहाँ पे ही पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसके अंदर जाके। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपनी फाइल्स, तो यहाँ पे मेरे ये FB का टैग आ गया। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम किस तरह करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और F2 प्रेस करता हूँ तो वो रीनेम करने लग जाएगा मेरा। आप वैसे राइट क्लिक करके भी रीनेम ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ FB लोगो, ठीक है। FB लोगो का मैं नेम दे देता हूँ इसको और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है तो मैं किस तरह करूँगा, पहले मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और अच्छा, अगर मुझे अब यहाँ पे ऐड करना है इसको तो मैं किस तरह करूँगा, मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा। और अब पाथ देने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको एक ही फाइल के अंदर है, आप अगर आपको एक ही फाइल के अंदर पाथ देना है तो आप किस तरह देंगे कि पहले डॉट लगाया, डॉट के साथ आपने स्लैश लगा दिया। जब आपने स्लैश लगाया तो उसने उसी फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं आपको उसका पाथ देने लग जाएगा, शो करवाएगा खुद से, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपना FB का लोगो शो करवाना है तो आपने उसका नेम लिख देना है। अगर मैं मैनुअली भी लिखता हूँ तो नेम क्या है इसका, FB लोगो डॉट PNG आपने ज़रूर लिखना है साथ इसकी एक्सटेंशन को, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो उसने उसका पाथ ले लिया, डॉट/ और FB लोगो डॉट PNG। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो देखिए मेरा फेसबुक का लोगो यहाँ पे शो होने लग गया, ठीक है। अगर आप इसकी जगह कोई भी इमेज लगा देंगे यहाँ पे सेव करके, मैंने URL गलती से बोला था पहले, अगर आप सेव करके किसी भी इमेज को सेव करके अपने फोल्डर के अंदर ऐड कर लेते हैं और ऐड करके आप उसका सही पाथ दे देते हैं। अगर मैं इसको ख़राब पाथ दूंगा, अगर मैं इधर FB का FB हटा दूंगा तो मुझे क्या शो करेगा, ऑल्टरनेटिव के अंदर जो लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा जाता हूँ तो देखो ऑल्टरनेटिव की वजह से यहाँ पे लिखा आ गया नो इमेज, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ और उसको अपने पाथ को करेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जाऊँगा देखूंगा तो देखना आपकी इमेज शो होने लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको ये आपने तो फोल्डर के अंदर सेव कर ली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने फोल्डर के अंदर सेव नहीं करनी, मैंने डायरेक्टली अपना नेट से उठानी है, मतलब आपके ब्राउजर से आपने डायरेक्ट URL उठाना है और उसको यहाँ पे पेस्ट करें और आपकी इमेज आ जाए, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं यहीं पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाकर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं अभी करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। अगर मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ तो एक न्यू टैब के अंदर मेरी वो इमेज ओपन हो गई है। अब यहाँ से मैं इसको सेव किया था, पहले तो मैंने डायरेक्टली कर लिया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको सेव इमेज कर लेंगे, सेव इमेज एज, तो उसका पाथ देकर आप अपने फोल्डर के अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपको इस तरह नहीं करना तो आप अगर इसका आप मुझे पाथ चाहिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इसका URL जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर इसको कॉपी करके एक न्यू टैब के अंदर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखना वही वाली इमेज ओपन हो जाएगी, मतलब ये अभी इस वक्त ब्राउजर के ऊपर सर्व की गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली जाकर यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस अपने एड्रेस को हटाकर डायरेक्ट इसके ऊपर अपना URL लिख देता हूँ, अगर मैं अपना URL लिख देता हूँ तो क्या अब ये मेरी इमेज रिफ्लेक्ट होगी, चलो देख लेते हैं हम अपने। तो ये देखें आपकी इमेज सेम टू सेम उसी तरह रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर मैं इस पाथ को हल्का सा भी गलत कर दूंगा तो जाहिर बात है अल्टरनेटिव रन कर जाएगा और आपका लिखा आ जाएगा नो इमेज, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने अपना, तो ये देखें आपका अल्टरनेटिव रन किया और लिखा आ गया नो इमेज, क्यों, क्योंकि वो लोड नहीं कर पाया अपना ब्राउजर से इस इमेज को, हमने पाथ को गलत कर दिया था। अब मैं इसी पाथ को अगर ट्रू कर लेता हूँ, Ctrl+Z दबा के अंडो कर लेता हूँ, आपका ये पाथ ट्रू हो गया उस इमेज का। तो अगर आप अब जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपकी इमेज शो होने लग गई है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई इस तरह का लिंक मिल जाए कि अगर कोई भी बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो वो डायरेक्टली फेसबुक के पेज पे चले जाए। तो वो मैं किस तरह ऐड कर सकता हूं कि अब मैं यहाँ पे एक एंकर टैग का यूज़ करूंगा, जो मैंने तीसरा टैग आपको बताया था आज हम पढ़ेंगे। वो कौन सा, एंकर टैग। अब ये एंकर टैग क्या है, उसको कैसे लिखने का तरीका है कि जैसे आप नॉर्मली किसी भी टैग को ऐड करते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट उसका दोनों होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एंकर टैग को ऐड करेंगे, लेस देन का साइन डालेंगे और सिर्फ A डाल देंगे। आप इमेट एब्रीवेशन का यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप A लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो आपका टैग तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी शुरू में अभी अपने टैग्स को खुद ही बनाएं ताकि आपकी आदत हो जाए और आपको वो टैग्स याद हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एंकर टैग को लिखने के लिए अपना A लिखा, उसके साथ क्लोजिंग ब्रैकेट लगाऊंगा, तो उसने मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते साथ ही उसने मुझे क्लोजिंग टैग बना के दे दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वो मेरा सिंपली किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लिंक की तरह। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक, गो टू फेसबुक, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू फेसबुक। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आ गया गो टू फेसबुक लिखा आ गया, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक भी नहीं कर पा रहा ना, कोई इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, हम कहीं पे जा रहे हैं। तो आपको सिंपली इस तरह नहीं करना पड़ेगा, इसके पीछे कोई ना कोई इस तरह का URL होगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस URL पे जाएंगे ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि एंकर टैग के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी मिलती है href,
ठीक है। जिस तरह आपने एसआरसी के अंदर एक यूआरएल को ऐड किया था इमेज के अंदर, इसी तरह आप एंकर टैग के अंदर href को ऐड करते हैं किसी भी यूआरएल को ऐड करने के लिए। href लिखा और इसके अंदर अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहीं पे भी ना जाना हो लेकिन अपने ही पेज के ऊपर दोबारा वापस आना हो तो आप इसके अंदर सिंपली लिख देते हैं स्लैश। अगर आप मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर और मैं इसके ऊपर देखता हूँ तो ये देखें एक एंकर टैग बन चुका है। अब मैं अपने एंकर टैग के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखना ये पेज रिफ्रेश होगा और वो अपने ही होम पेज पर आ जाएगा। देखें वो पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई और टैग इसी तरह अगर यहाँ पे मैं अपना कोई और यूआरएल का यूज़ कर लूँगा तो वो सिंपली उसी यूआरएल के ऊपर चली जाएगा। अभी मैं फेसबुक का यूआरएल नहीं यूज़ कर रहा लेकिन मैं अगर आपको इसी इमेज का यूआरएल यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं इसी इमेज का यूआरएल इसके अंदर यूज़ कर लिया href के अंदर, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ गो टू फेसबुक तो उसने सिंपली यहाँ से मुझे अपनी वेबसाइट को लोड करके दे दिया और मेरी उसी वेबसाइट के ऊपर मेरा ये आया है, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर मैं बैक करता हूँ, दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस चले गए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें उसने अपनी इमेज को ओपन करके दे दिया। ये इमेज क्या है कि हमने इस यूआरएल को इस href के अंदर ऐड किया था जिसकी वजह से हमें ये इमेज मिली है, ठीक है। अगर हम इसी तरह इसके अंदर कोई और यूआरएल को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम तो अपनी वेबसाइट एक किस्म की फेसबुक के लिए बना रहे हैं, हमने फेसबुक की हेडिंग दे दी, नीचे फेसबुक की इमेज लगा दी। अब नीचे हम ऐसा लिंक लगाना चाहते हैं कि जिसके ऊपर क्लिक करें और सीधा फेसबुक के ऊपर चले जाएं। तो अब फेसबुक का यूआरएल क्या, आप फेसबुक का यूआरएल पता करने के लिए आप लिखें सिंपली facebook.com। facebook.com लिखा, यहाँ पे जाकर आप सिंपली इसको कॉपी कर लें। facebook.com यहाँ पे जाकर आप लिख दें इसको। ये आपका क्या होता है http://www.facebook.com। लेकिन हमने अपना यूआरएल को ऐड कर लिया, यहाँ से तो facebook.com आया लेकिन जाहिर बात है कि अब उसने अपना पूरा यूआरएल बना के देना था। तो पूरा यूआरएल यही होता है https पहले लिखा जाता है फिर उसके बाद कॉलन लगा के इस तरह www.facebook.com। अब ये हमने अपने फेसबुक का यूआरएल यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर दोबारा वापस जाता हूँ तो अगर मैं आप गो टू फेसबुक के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे अपने फेसबुक के पेज के ऊपर लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका फेसबुक का यूआरएल है ना। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें अब मुझे वही फेसबुक का पेज उसने ओपन करके दे दिया। तो ये तो आपको समझ आ गई कि आपने अगर एक एंकर टैब के अंदर कोई भी href को ऐड किया, href क्या है आपका कोई भी यूआरएल, तो आप उस यूआरएल को अगर ऐड करते हैं उसके ऊपर तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस यूआरएल के ऊपर ले जाएगा। ये होता है आपका एंकर टैग। अब मैं इसको थोड़ा सा सही करने के लिए इस तरह करता हूँ कि इमेज टैग के बाद अपना एक br टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये मेरा जो लिंक है वो न्यू लाइन के अंदर आ जाए। जैसे अब मेरा लिंक इधर है तो मैं चाहता हूँ कि लिंक मेरा नीचे आ जाए, ठीक है। मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा लिंक नीचे आ गया। अब मैं एक और लाइन छोड़ना चाहता हूँ ताकि इससे थोड़ा सा दूर हो जाए। मैं एक और br के टैग का यूज़ कर लेता हूँ, br फिर लिखा, br फिर लिखा, तो मेरी 3 लाइन्स बन गई। 3 लाइनों के बाद अब ये टैग आना चाहिए तो देखें 3 लाइनें उसने छोड़ के अब ये टैग लिख दिया। इसी तरह आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का लिंक यूज़ करें और दूसरे लिंक्स ऐड करके देखें कि आपका सारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें, अगली वीडियो के अंदर हम उसको ज़रूर कवर कर लेंगे। तो ये थे आज के हमारे 3 टैग्स। क्या हमने पढ़ा है? br टैग, इमेज टैग और एंकर टैग, ठीक है। अब इसको मैं रैप अप करता हूँ किस तरह कि br टैग सबसे पहले हमने देखा किस लिए यूज़ होता है कि किसी एक लाइन से दूसरी लाइन के अंदर शिफ्ट करने के लिए, अपनी लाइन को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह इमेज टैग क्यों यूज़ होता है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इमेज डालनी हो तो आप सिंपली अपने इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ को हमें ऐड करना होता है। वो क्या होता है? src। सबसे पहले src के अंदर आप अपनी इमेज का डायरेक्टली लिंक दे सकते हैं या फिर आप अपने फोल्डर के अंदर पड़ी हुई किसी भी पिक का आप उसके ऊपर एड्रेस डाल सकते हैं। अगर वो आपका पाथ सही होगा तो आपका वो इमेज रेंडर हो जाएगी। अगर आपका वो पाथ गलत होगा तो अल्टरनेटिव के अंदर जो भी आपने लिखा होगा, नो इमेज लिखा है तो वो नो इमेज लिख कर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब हमने तीसरा टैग पढ़ा था, वो क्या था? एंकर टैग। एंकर का सिंपली इस तरह बनता है कि आप पहले स्टार्टिंग टैग बनाते हैं और एंडिंग टैग बनाते हैं और स्टार्टिंग टैग के अंदर आप एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं href के अंदर आप इसको लिंक देते हैं जिसके ऊपर आपने शिफ्ट करवाना होता है, ठीक है। अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप गो टू फेसबुक के अंदर देखें, आपने जो स्टार्टिंग टैग है और उसके बाद जो एंडिंग टैग है, इन दोनों के अंदर अपना वो टेक्स्ट लिखा है जो आपने अपना वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है, ठीक है। जो href के अंदर लिखा जा रहा है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होगा, आपका सिर्फ वही शो होगा जो आपका स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। अच्छा, इमेज का ये टैग क्यों नहीं है एंडिंग टैग? आप इमेज का भी एंडिंग टैग बना सकते हैं यहाँ पे इसी तरह नॉर्मली। अगर आप इसको यहाँ पे कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिख देता हूँ इमेज
और यहाँ पे मैं इसका टैग बना देता हूँ। तो देखो हमारी इमेज अभी भी रेंडर कर रही है, इसका कोई इशू नहीं है, ये बन गया। लेकिन हमें इसके अंदर कोई इस तरह का कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इधर यहाँ पे ये थोड़ी लिखेंगे कि ये इमेज रेंडर हो रही है, यहाँ पे आ तो जाएगा। लेकिन ये है कि हमें इसको अभी शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ हमने अपनी इमेज को शो करवाना है। लेकिन एंकर टैग के लिए तो हमें एक लाइन को पहले शो करवाना होता है कि अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस लिंक के ऊपर जाएंगे। इसलिए हम एक एंकर टैग के अंदर हम उस टेक्स्ट को लिखते हैं। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे बीच में, वो वाला टेक्स्ट आपका सिंपली वेबसाइट के ऊपर रेंडर करेगा। और आप जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो href के अंदर जो आपने URL डाला होगा वो उस URL के ऊपर चले जाएगा। अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूं कि अगर कोई इमेज के ऊपर ही क्लिक करे तो वो उस वेबसाइट के ऊपर मतलब इस फेसबुक वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाए, तो वो मैं किस तरह करूंगा? तो आप लोग को समझ आ जानी चाहिए अब तक तो किस तरह के आप एंकर टैग बनाएं। एंकर टैग मैंने क्या कहा था कि एंकर टैग के अंदर अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं इधर इन बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट के अंदर, तो वो आपकी वो चीज़ होती है कि जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब इधर मैंने क्या लिखा था, गो टू फेसबुक, तो इधर मैं सिंपली अपना इमेज टैग ऐड कर लेता हूँ। Ctrl+X करके मैंने कट किया, मैं Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे उस एंकर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर क्या आ गया, वो इमेज आ गया। पहले क्या था, गो टू फेसबुक, हम गो टू फेसबुक के ऊपर क्लिक कर रहे थे, फिर फेसबुक के ऊपर जा रहे थे। अब मैंने क्या किया कि उस इमेज को एंकर टैग के अंदर ऐड कर लिया। मतलब अब जो मेरा URL होगा वो इस इमेज के ऊपर आएगा। अगर मैं अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उस URL के ऊपर जाऊंगा। सिंपली यहाँ पे भी मैं href का यूज़ कर लेता हूँ, मुझे अपना URL भी तो ऐड करना है ना। इसी तरह मैंने href के ऊपर क्लिक किया, http, मैं वही वाला अपना फेसबुक का URL कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। अब क्या होना चाहिए कि अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर चले जाना चाहिए, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मैंने अपना रिमूव कर दिया था। यहाँ से देखें ये स्पेस इसलिए आ रही है कि मैंने इसके अंदर स्पेस लिखी हुई है। अब मैं इसलिए इमेज टैग, क्या हम क्लोजिंग टैग नहीं यूज़ करते, यहाँ पे देखूंगा तो अब स्पेस रिमूव हो गया है। खैर, इसका हम इमेज टैग का क्लोजिंग टैग वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हम फेसबुक की इमेज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हम उसके ऊपर जा रहे हैं लिंक के ऊपर। ये हमने फेसबुक की इमेज के ऊपर क्लिक किया और ये हम सिंपली फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि हमने अब उस एंकर टैग के अंदर अपनी इमेज को ऐड कर दिया। अब हमने कोई टेक्स्ट नहीं ऐड किया हुआ, हमने डायरेक्टली किसी इमेज को ऐड कर दिया। ये था हमारा एंकर टैग। एंकर टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट या फिर कोई भी चीज़ लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। H1 टैग का यूज़ कर सकते हैं, आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी टैग का अगर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली href के अंदर जो भी URL होगा उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। ये था हमारा एंकर टैग, इमेज टैग और BR टैग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई बटन किस तरह शो करवा सकते हैं। इधर आप जाते हैं तो ये क्या बटन है, ये बटन है, ये भी बटन है। ठीक है, ये आपका एंकर टैग है, ये आपका एंकर टैग है, ये आपका बटन है, ये भी बटन है। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि इस तरह का बटन हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर से टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको वो एरिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहीं पे आपको फेसबुक की वेबसाइट के ऊपर दिखाता हूँ तो आपको ये टेक्स्ट फील्ड किस तरह मिलेगी कि जिसके अंदर आप अपना कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।